नमस्कार साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सुरजपाल सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पिछले कुछ समय से हिंदी साहित्य का इतिहास। जो भी बंधु वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी के लिए, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हम अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आज हम पहुँचे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक। अब कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियो नहीं दे पाया था, जिसका कारण था कि स्वास्थ्य कुछ सही नहीं था, आवाज़ सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं दे पाया था। परंतु अब से हम प्रयास करेंगे लगातार आपको नए से नए वीडियो देते चलें, क्रमबद्ध तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास को अपन पूरा कंप्लीट करें। और कुछ समय बचता है तो उसके आधार पर मैं 9वीं से 12वीं तक की जो किताबें हैं उनको भी कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आज बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में हम बात करने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे पहले बात करें, उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें हम देखें उससे पहले उनका जन्म, मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था ये जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। उनका जीवन काल 1884 से 1941 ईस्वी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अगोना गांव, बस्ती, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। सबसे पहले बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको हम जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य के आधार पर अगर देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक अगर कहें अपन तो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर उनकी दूसरी महत्वपूर्ण किताब है चिंतामणि, यह कुल 4 भागों में है। फिर उनकी अगली किताब है गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, रस मीमांसा, विश्व प्रपंच, और उनका एक काव्य संग्रह है मधुस्रोत करके, मधुस्रोत इनका एक काव्य संग्रह है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने से संबंधित और हिंदी शब्द सागर के रूप में अगर किसी विद्वान को माना जाता है तो यह याद रखना है हमें, हिंदी शब्द सागर निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण स्थान था। और वे 3 महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से थे हमें याद रखने हैं बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा। इस प्रकार से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और हिंदी शब्द सागर में 3 महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। और इन सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों में हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया, क्या क्या उनके नामकरण दिए गए, और इस प्रकार से उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो लिखा था उन्होंने सन 1929 ईस्वी में लिखा था, और उसी ग्रंथ का संशोधित संस्करण जो आया था 1940 ईस्वी में आया था। यह जो ग्रंथ था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कुल 4 खंडों में किया गया है। 4 खंड हमें याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? पहला है वीर गाथा काल, अर्थात कि आदिकाल, प्रारंभिक काल जो माना जाता है, और इसका समय उन्होंने माना था 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1050 से 1350 विक्रम संवत। उसके पश्चात दूसरा काल उन्होंने माना था पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल के रूप में, और इसका समय 1375 संवत से 1700 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद तीसरा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहते हैं अपन, और रीतिकाल का समय उन्होंने माना था 1700 से 1900 विक्रम संवत। फिर चौथा आता है गद्यकाल, गद्यकाल जो आधुनिक काल के रूप में, और आधुनिक काल को उन्होंने बांटा था 1900 संवत से अद्यतन, और इस अद्यतन का तात्पर्य है 1984 विक्रम संवत। अर्थात कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है
इस ग्रंथ में 1050 से ला करके 1984 विक्रम संवत तक का हिंदी साहित्य का इतिहास हमें प्राप्त होता है। इसका परिचय उन्होंने दिया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि गद्य काल और आधुनिक काल, जैसे आधुनिक काल जो था उसको उन्होंने किस नाम से पुकारा था? गद्य काल के नाम से पुकारा था। आधुनिक काल जो था इसको इन्होंने गद्य काल के नाम से पुकारा था। वीर गाथा काल, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल और गद्य काल। फिर गद्य काल, आधुनिक काल जो था इसके भी 3 विभाजन किए गए थे, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान जिसका नामकरण उन्होंने किया भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान जिसको उन्होंने नाम दिया था द्वितीय युग, और तृतीय उत्थान जो था उसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। इस प्रकार से इस काल विभाजन को हमें याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति काल के विषय में, भक्ति काल के भी उप विभाजन उनके द्वारा किए गए थे, उनको क्या नाम दिया गया हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को प्रमुखतः 2 भागों में विभाजित किया था। एक है निर्गुण और एक है सगुण। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, इनके भी उप विभाजन इन्होंने किए थे। निर्गुण काव्य धारा को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। अब इन सभी विभिन्न अलग अलग उप विभाजनों में भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा में आपको बता दो सबसे प्रमुख कवि माना जाता है वह है कबीर। उसके पश्चात प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं वे है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और उसके पश्चात रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं आचार्य तुलसीदास। उसके पश्चात कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। इस प्रकार से भक्ति काल का उप विभाजन हमें याद रखना है। निर्गुण, सगुण, निर्गुण के 2 भाग ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और सगुण के 2 भाग रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। और इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रधान कवि, इस प्रेमाश्रयी के प्रधान कवि, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी के प्रधान कवि। इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, वह था हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें इस ग्रंथ से संबंधित याद रखने होते हैं परीक्षा के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें याद रखना है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ 1929 ईस्वी में आया था और इसका संशोधित संस्करण 1940 ईस्वी में आया था। उसके पश्चात इस ग्रंथ को किसने प्रकाशित किया था? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। सबसे खास बात बताऊं मैं इस ग्रंथ के बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभिक प्रामाणिक ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सबसे पहला प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित। उसके बाद इसमें याद रखना है हमें, इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इस रचना में अपूर्व सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति थे केदारनाथ पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले थे वे हैं केदारनाथ पाठक। इस ग्रंथ में लगभग मैंने आपको पहले ही बता दिया 900 वर्षों का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है। कौन कौन से? 1050 विक्रम संवत से लाकर के 1984 विक्रम संवत तक का हिंदी साहित्य का इतिहास कुल 4 खंडों में विभाजित करके इसको लिखा है। इस ग्रंथ में काल विभाजन में दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। हर काल विभाजन जो उन्होंने किया उसके 2-2 नाम इन्होंने सुझाए थे। तो दोहरा नामकरण प्रवृत्ति कौन से ग्रंथ में पाई जाती है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यह ग्रंथ प्रवृत्ति पर आधारित है और विधेयवादी शैली में लिखा गया है। एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ में लिखा गया है। इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण बात आगे बताऊं मैं आपको। आधुनिक काल का नाम इस ग्रंथ में गद्य काल दिया है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम से संबोधित किया है। परंतु मैं आपको इसमें बता दूं कि इस काल में केवल गद्य में ही रचनाएं नहीं हुई थी, अर्थात कि पद्य में भी रचनाएं हुई थी। तो यह जो इनके द्वारा नामकरण सुझाया जाता है यह हमें युक्ति संगत लगता नहीं है। फिर अगली महत्वपूर्ण बात, वर्तमान में इनका काल विभाजन ही सर्वमान्य माना जाता है। अधिकांश विश्वविद्यालय एवं आलोचकों का मानना है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, वही सर्वाधिक मान्य ठहरता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बोली गई एक उक्ति है, महत्वपूर्ण, याद रखनी है हमें। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। प्रबंध काव्य के विषय में कहा था विस्तृत वनस्थली और मुक्तक काव्य के बारे में कहा था चुना हुआ गुलदस्ता। तो प्रश्न आता है कि किस महोदय ने मुक्तक काव्य को चुना हुआ गुलदस्ता कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस कवि ने या फिर किस विद्वान ने प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली के रूप में संबोधित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से हमें यह याद रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो पहला नाम था वह था वीर गाथा काल, है ना, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल अर्थात कि 12 कवियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। जो पहला हमारा उसको वीर गाथा काल नाम दिया था। तो वीर गाथा काल नाम देने का उनका प्रमुख कारण था कि 12 ऐसे कवि उन्होंने चुने थे जो उस काल में वीरता से संबंधित वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं उन्होंने लिखी थी। इस कारण से उनको वीर गाथा काल नाम दिया था। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके विषय में हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे आगे राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है और कौन कौन से उनके द्वारा नाम सुझाए गए हैं। और अभी तक आपने जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो आगे हम आते रहेंगे, उसके साथ में आपके देखते रहना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।